यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की यात्रा शुरू करने वाले हैं। खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। जनवरी की 30 और 31 तारीख को आएंगे 22 अरब देश इंडिया में। मीटिंग है अरब फॉरेन मिनिस्टर्स। अक्सर लोग कहते नहीं ये कि अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन उसकी वजह एक तो ये उन्होंने बताई है कि जो लोग वहां जाते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा। और भारत ने जो पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया वो यूएई के साथ साइन किया था। लेकिन बीबीसी के मुताबिक 18 महीने के दौरान आईएमएफ पाकिस्तान पर कर्ज देने के लिए लगभग 70 के करीब शराइत आयद कर चुका है। शॉर्ट नोटिस वाली मीटिंग पर यूएई प्रेसिडेंट का भारत आना क्या कुछ संकेत? विदेश मंत्रालय ने चाबहार पोर्ट से भारत के बाहर निकलने के दावों वाली रिपोर्ट को खारिज किया है। इंडिया जो है शायद वो चाबहार पोर्ट छोड़ दे, लेकिन सुनने में आया कि कुछ इंडियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि नहीं, वो चाबहार पोर्ट नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक को कैसे तोड़ा है? अमेरिकी सरकार ने पिछले साल 29 सितंबर को चाबहार पोर्ट के लिए 2018 में दी गई छूट वापस ले ली थी। ये छूट इसीलिए दी गई थी ताकि ईरान पर प्रतिबंध होने के बावजूद भारत चाबहार पोर्ट पर काम कर सके। कि जो इंडियंस हैं वो जब ये बात चली है कि तो गवर्नमेंट डिनाई कर रही है कि हम एग्जिट नहीं कर रहे, कि इंडिया जो है वो एग्जिट नहीं करेगा चाबहार पोर्ट पे। इंडिया ने डिसाइड नहीं किया इसको छोड़े और इंगेजमेंट वो जारी रखेंगे। और चाबहार पोर्ट में इंडिया का सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा इंटरेस्ट क्या है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी एक तरीका है। यहाँ पर 2025 में इसको रिवोक किया। आई थिंक 2018 में इन्होंने दिया था ये जो सैंक्शंस वेवर था, और ये शॉर्ट टर्म रिलीफ था। और ये अभी शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया है उन्होंने कहा जी कि आपको हम देते हैं इसको, जो है ना। जितने भी आपकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं ये ज़्यादातर लैंडलॉक्ड है, और अफगानिस्तान भी आप जानते हैं कि एक ट्रांजिट रूट था भारत का पाकिस्तान से, वो भी बंद हो गया। तो अफगानिस्तान को भी अगर सस्टेन करना है तो चाबहार पोर्ट एक लिंक बन जाता है। और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए भी अगर आपको अपनी कंडला पोर्ट से अगर आपको इसको मूवमेंट करनी है, बिकॉज वो एक ईरान मौके के इंतजार में बैठा है। अगर ट्रंप की ओर से एक भी हमला हुआ और इसमें पाकिस्तान की छोटी सी भी भूमिका रही तो खलीफा पाकिस्तान को मिटा देगा। इसके लिए ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने अपनी टारगेट पहले से सेट कर लिए। ट्रुथ ये है जो ये हाइड करना चाहते हैं। यूएसए का जो एयरफोर्स C-17 ग्लोब मास्टर जो पहले लंदन पहुंचा, लंदन से एक उन्होंने पहुंचाया इराक में, दूसरा पाकिस्तान में लैंड कर चुका है। और कहां पर लैंड भी करवाया उन्होंने? रावलपिंडी में, क्योंकि और कहीं भी उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलनी थी। नेट ब्लॉक्स ने रिपोर्ट दी है कि 156 घंटे 156 घंटे से पाकिस्तान में इंटरनेट काम नहीं कर रहा। ये क्या समझती हैं आप? क्या हमें कोई पैगाम दिया जा रहा है, हमें कोई टाइट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, कोई डिमांड्स हैं? आपकी क्या असेसमेंट है? और इंडिया को कोई नहीं डाला, वो तो आजकल उनके हालात भी खराब है, कैसे देखती हैं इसको? मैंने ये कहा था कि इजराइल चाहता है, अमेरिका चाहता है कि रेजीम चेंज हो। ये नहीं कि वो कर लेगा, सक्सीड, कामयाब हो जाएगा, वो चाहते हैं। एक तो ये, दूसरा ये मैंने नहीं कहा था कि पाकिस्तान में भी ऐसे हो सकता है। मैंने कहा था कि इसके लिए पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। पाकिस्तान अब रिपोर्टेडली उन्होंने अपने जो एयर बेसिस हैं उसको हैंड ओवर कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स के पास। उसके बदले में इनको पैसे दे दिए जाएंगे, कुछ गारंटीज दे दी जाएंगी कि भारत इनके ऊपर अटैक नहीं करेगा कुछ देर के लिए। और ये बेसिस दिए क्यों हैं? क्योंकि अमेरिका ईरान के ऊपर लॉन्च करे सबसे बड़ा अटैक। इसे आप समझ जाइए कि अमेरिका कितना पाकिस्तान का साथ दे रहा है। जिस वक्त मेरे ख्याल है अभी ईरान के ऊपर जो अटैक की बात की जा रही है, अगर उसमें पाकिस्तान ने साथ ना दिया तो सभी के वीजा बंद हो जाएंगे, शायद विजिट वीजा भी हो जाए, बाकी भी हो जाए। फिलहाल तो उन्होंने सिर्फ इमिग्रेंट्स के बंद किए, लेकिन वो भी सर सिर्फ हमारे। अंतरराष्ट्रीय खबर है भारत और ईरान के बीच में हाल ही में हुए 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कि हुआ है चाबहार पोर्ट के ऑपरेशंस को लेकर। साथियों, इंडिया ने इन दिनों एक जबरदस्त कारनामा कर दिया है। यह कारनामा कुछ ऐसा है कि भारत ने अमेरिका को धता बताते हुए पहले तो रूस से साथ तेल खरीदा,
रूस को अपने वेपन बेचे और रूस का अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा जो दुश्मन है दैट इज ईरान, उस ईरान को अब हमने अपनी तरफ से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। परिणाम यह निकला कि अमेरिका ने हमें धमका दिया है, कहा है कि आपको सैंक्शंस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आज के सेशन में आप ये जानने वाले हैं कि अल्टीमेटली ईरान के साथ होने वाला हमारा प्यार हमें किस प्रकार के सैंक्शंस की तरफ मोटिवेट कर सकता है, किस तरह के सैंक्शंस को हमें सोचना चाहिए। आज के सेशन में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यह सेशन क्यों खास है तो मैं आपको यहां बता दूं कि जो भी विद्यार्थी यूपीएससी या यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने सिलेबस में इन विषयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाचारों में साझा कर सकते हैं। डिप्लोमेसी अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसी विषय को साझा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी को यह तो मालूम है कि दुनिया में अमेरिका के द्वारा लगभग 80 देशों में 150 ऐसे ठिकाने बना करके दुनिया को कंट्रोल किया जाता है, जिससे अमेरिकी वर्चस्व बरकरार रहता है। अमेरिकी वर्चस्व को बरकरार रखते समय उसे दुनिया के और देशों से चैलेंज मिलता है और उसी चैलेंज का नाम है डॉक्टर जयशंकर। इन्होंने अमेरिकी कूटनीति को जो इन पिछले 5 सालों में चैलेंज दिया है वो देखने दिखाने लायक है। फिर चाहे रूस और अमेरिका का आमना सामना कराना हो तेल के मुद्दे पर, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के समय पर, या फिर अपने लिए विशेष तरीके से स्वागत सम्मान प्राप्त करना हो पुतिन के सामने, और तो और जिस ईरान ने हाल ही के समय पर अमेरिका को आंखें दिखाई थी। आपको यदि याद हो तो इजराइल और ईरान का जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो इजराइल ईरान की चाहे जो भी रही हो, लेकिन ईरान ने अमेरिका की एक ना सुनी। अगर आपको ध्यान हो तो अमेरिका ने ईरान से कहा था कि आप इजराइल पर वेपन ना यूज करें, लेकिन ईरान ने इजराइल पर वेपन यूज करके अमेरिका की हेजिमोनी को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया था। ये स्टैटिक्स फिर से आपको याद दिलाने का है कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर 44% लिसनर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कार्य है। सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप विचार कीजिए कि वो अमेरिका जो पर्शियन गल्फ में अपने न जाने कितने बेस बनाकर न जाने कितने पानी के जहाज लेकर खड़ा है, ईरान द्वारा इजराइल पर वेपन का प्रयोग भी किया गया और अमेरिका चुपचाप बैठकर देखता रहा। अमेरिकी वर्चस्व को मिला यह चुनौती जो ईरान ने दी, यह अमेरिका के घटते प्रभाव को समझने के लिए पर्याप्त है और संभवतया इसी को देखते हुए इंडिया ने भी ईरान के साथ में 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाबहार पोर्ट के ऑपरेशंस के लिए साइन कर लिया है। जी हां साथियों, द लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड एंड पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान। और यहां पर जिस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए हुआ है उसमें जो पोर्ट का टर्मिनल है उसका नाम है शहीद बेहिस्ती टर्मिनल, यानी कि चाबहार पोर्ट पर एक टर्मिनल जहां से जहाज आ जा सकेंगे। यही कारण है कि अमेरिका ने हमें चैलेंज कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर यह सरकारी आधिकारिक रूप से 13 तारीख की मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की आप कटिंग देख सकते हैं PIB के माध्यम से, जहां पर यह लिखा हुआ है कि भारत के मिनिस्टर जो कि मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज और आयुष मंत्रालय के हैं, जिनका नाम है श्री सर्बानंद सोनेवाला, वो चाबहार गए थे 13 तारीख को और यह हमें मालूम भी नहीं था कि यह कब हो गया। और यहां पर उन्होंने पहुंच करके शहीद बेहद अमेरिकन जो कांग्रेसमैन है वो इंडिया के हक में बोले। ये इंडिया की वो इन्वेस्टमेंट है जो आम इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब बड़े लंबे चौड़े ताल्लुकात हैं इनके साथ। ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका लगा और उसके बाद उन्हें एक धचका लग गया है और एक खतरा उन्हें पैदा हो गया। अमेरिका अपनी ही गेम में वो ट्रैप होता हुआ दिखाई देता है। दिसंबर 2025 में जो मैंने पहले दिखाया आपको, जो डेट है वो $38.4 ट्रिलियन पहुंच गया है। 38.4, यानी कि जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं ये कम होने की बजाय 2 ट्रिलियन और बढ़। ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बात की है और उन्होंने ये पैगाम दिया है कि जनाब आपको इंडियंस को परेशान होने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की कोई लंबे चौड़े कॉन्टैक्ट नहीं है हमारे, ठीक है, पाकिस्तानी कुछ भी नहीं है। इंडिया ने कमाल कर दिया है। सुनने में तो बस ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 फिगर्स लग रहे हैं, यानी ग्रोथ रेट 7.8% और इन्फ्लेशन 2% से भी कम। यही वजह है कि दुनिया इसे एक स्वीट स्पॉट यानी जबरदस्त मतवाजन मौका इकोनॉमी कह रही है। इन्वेस्टमेंट वहां पे होती है जहां पे अपॉर्चुनिटी होती है, तो जारी बात है इन्वेस्टमेंट तो इंडिया के अंदर ही होगी ना। अगर एक वो अमेरिका ने अगर इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो कहाँ करनी।
अब जितने आईफोन बन रहे हैं, जब उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट उठा के, और अभी भी आप देखें इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 7-8% मेरा ख्याल है दुनिया की कोई इकोनॉमी नहीं है जो इस तरीके के साथ इतनी रैपिडली ग्रो कर रही है। इंडियंस को इस बात का एहसास है, सो दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट an independent stance. बेसिकली तो चाइना से और रशिया से दूर करने के लिए बार बार इंडिया को थ्रेट किया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो $85 बिलियन का ट्रेड है उसका यूएस के साथ। जिस तरह का टैरिफ, अगर 50% टैरिफ हो तो समझे उसका ट्रेड आधा हो जाएगा, मगर उस आधे ट्रेड में भी वो बलजेन नहीं कर रहा। वो दौरा किधर का कर रहा है? वो चाइना जा रहा है, वो रशिया के साथ कर रहा है, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमिक सर्वाइवल की तरफ देख रहे हैं। आप खुद देख लें कि उनकी रिफाइनरीज ने इस शॉर्ट पीरियड में कितना कमाया। मतलब 3,000 अरब रुपए की जो उनका रिफाइनरी का ट्रेड था वो 80 हज़ार अरब रुपए इंडियन रुपए पे। जी, ट्रम्प तो हमारा है और ट्रम्प को तो ये नोबेल पीस प्राइज दिलाने के लिए भी उल्टे लटके हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो सर ये डेफिनेटली मैसेज है अमेरिका की तरफ से कि अगर आपने ईरान के वक्त जो है वो साथ ना दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अफगानिस्तान के वक्त दिया था, तो फिर इस तरह की कोई चीज और ऐसी पाबंदियां जो है वो पाकिस्तान पे लग सकती है। जबकि भारत को देखें, भारत के ऊपर उन्होंने नहीं लगाई। अब इससे क्या समझ में आता है? यही कि भारत के साथ दोबारा बातचीत के लिए तैयार हैं ट्रम्प, और हो जाएगी, और उसके बाद हमारा क्या होगा? सर हमें सोचना चाहिए ना, हम लोग सोचते नहीं है असल में। तो क्यों नहीं मैडम, ये क्या आप कह रही हैं कि हमसे डिमांड किया जा रहा है ईरान के ऊपर कुछ, इस वजह से ही हमें टाइट किया जा रहा है? सर दो चीजें हो सकती है इसमें। एक तो ईरान की वजह से भी हमें टाइट किया जा रहा है ताकि ईरान के वक्त जब जो भी डिमांड आए डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से तो पाकिस्तान उसको पूरा करे। दूसरी तरफ से जो इमिग्रेंट्स हमारे यहाँ से जाते हैं वो अक्सर ऐसे लोग नहीं होते जिनको कोई स्किल्ड लेबर नहीं होती, या कोई ऐसे लोग नहीं होते जो पढ़े लिखे हों या वहां पे किसी काम में आ सके। यहाँ से तो इमिग्रेंट्स जो निकल जाते हैं, आपको पता है कि अक्सर मेजॉरिटी, सब नहीं लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होते हैं जो वहां जाकर और उल्टा बोझ बन जाते हैं अमेरिका के ऊपर, और उनके साथ जो है आपको पता है क्रिमिनल केसेस भी होते हैं और कई तरह के केसेस होते हैं। यहाँ से कौन से सर आईटी एक्सपर्ट्स या कोई इस तरह के ज्यादा लोग जा रहे हैं? ज्यादातर तो इसी किस्म के लोग जा रहे हैं जिनको किसी किस्म का कोई हुनर नहीं है जिनके अंदर, वही अमेरिका पहुंचते चले जा रहे हैं। भर दिया उन्होंने अमेरिका इसी तरह के पाकिस्तानियों से। वरना आप देख लीजिए कि इंडियंस जो हैं वो कहाँ पर है इस वक्त अमेरिका में, किस किस पोस्ट पर हैं, और पाकिस्तानी कहाँ है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी कहीं भी नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन बहुत कम तादाद में, और ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं जिनको कोई और काम नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं आता, तो वहां भी जाकर जाहिर है कि वो अमेरिका के किसी काम के तो है नहीं, सिवाय इसके कि वहां पे रश बढ़ाने के अलावा बेहतर होने वाले हैं। और चीजें जो हैं अभी इंडिया के अंदर मैं देख रहा था, अमेरिका के नए सफीर आए हैं, तो वो उनकी वो समझते हैं कि ऐसा कुछ करने की जरूरत है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? सर बिल्कुल डेफिनेटली अमेरिका और भारत के जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। और आप इसी वक्त देखिए कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, नहीं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आपने ये लफ्ज अभी इस्तेमाल किया है, मैंने तो उसको रिफ्रेज करके आपके सामने रखा है कि आप ये कह रही हैं। मैंने तो नाचने का वर्ड यूज नहीं किया था, आपने तो लिटरली नचवा दिया लोगों को। मतलब आपने वर्ड यूज किया मैडम यहाँ पे। सर बिल्कुल आपने का सर रिवाइंड करके देखिएगा, आपने पहली बार कहा कि नाचने के लिए, मैंने तो नाचने का वर्ड यूज नहीं किया था। सर वो नाचते, मैं मानती हूँ ये लोग नाचते हैं, डॉलर दे के नाचने लगते हैं, लेकिन सर ऐसा कैमरा करके थोड़ी बोला जाता है। कमाल कर रहे हैं सर आप। मतलब आखिरी सवाल ईरान को लेके एंड द अदर मुस्लिम वर्ल्ड, क्योंकि आपने थोड़ा इसका रेफरेंस डिस्कस किया, आप क्या समझते हैं